तो बच्चों हम डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो लेसन्स में फ़ाराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। फ़ाराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पिछले वीडियो लेसन्स में कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आप लोगों को समझाया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो जब हमने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने फ़ाराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। ठीक है, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक फार्मूला को जो है अच्छे से हम समझेंगे फ़ाराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझना है, वीडियो को एंड तक देखो, बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करने हैं, रफ कॉपी साथ में रखने हैं। ठीक है, तो फ़ाराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है, ठीक है, अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है और इसमें ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें, मेटल इलेक्ट्रोड्स, और इन मेटल इलेक्ट्रोड्स को आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ये हुआ इसका एनोड एंड। ठीक है, एनोड पॉजिटिव होता है और इस पर ऑक्सीडेशन होता है, और ये नेगेटिव एंड है, और नेगेटिव एंड को हम कैथोड बोलते हैं, और इस पे रिडक्शन होगा। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में हम क्या रखते हैं, सॉल्यूशन रखते हैं। ठीक है, तो कैथोड पे रिडक्शन होने के दौरान यहाँ पे सब्सटेंस की जो है डिपोजिशंस होता है। ठीक है, डिपोजिशंस होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, डिपोजिशंस। जो ही आप बैटरी के साथ जो है बैटरी से करंट जो है फ्लो करेंगे इस सॉल्यूशन के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, तो इस यानी कि इलेक्ट्रोड पर जो है सब्सटेंस की डिपोजिशंस होता है। तो इस इलेक्ट्रोड पर कितना सब्सटेंस की डिपोजिशंस होगा जब आप बैटरी के थ्रू, बैटरी के ज़रिए सॉल्यूशन के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। तो इन दोनों के बारे में फ़ाराडे ने रिलेशन प्रोवाइड किया था। फ़ाराडे कहता है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आप सॉल्यूशन के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू कितना कूलम ऑफ चार्जेस जो है फ्लो करते हैं। मीन्स ये दोनों जो है क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोड इज, पहले तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड कहाँ डिपॉजिट होता है, इलेक्ट्रोड्स पर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स is directly proportional to ठीक है, amount of quantity of electric charge passed through the solution is directly proportional to quantity of charges, quantity of electric charges passed through solution। तो ये डिफिनेशन है इसकी। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट passed through सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी हम कहते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फ़ाराडे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को याद रखना है कि एक रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जो है कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप सॉल्यूशन के थ्रू कितना कूलम ऑफ या कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है आप पास करते हैं। जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस पास करेंगे उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के उसमें कांस्टेंट डाला। ठीक है, दैट इज वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, यहाँ पे W जो है, यहाँ पे W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है। ठीक है, दिस इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पे जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसको हमने W से रिप्रेजेंट किया।
तो यहाँ पे W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, ठीक है। और इस Z को हम क्या कहते हैं, Z को, ठीक है, Z को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है ये यानी कि वेट ऑफ सब्सटेंस के बराबर कब होगा, जब आप यानी कि, ठीक है, क्यू कॉलम ऑफ चार्जेस के जरिए अगर आप सॉल्यूशन के थ्रू एक कॉलम इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करते हैं, ठीक है, एक कॉलम अगर आप इलेक्ट्रिकल चार्जेस पास करेंगे सॉल्यूशन के थ्रू, तो उस समय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो वेट ऑफ सब्सटेंस के बराबर हो जाएंगे, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के बराबर हो जाएंगे। तो कब होगा, जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस पास थ्रू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 कॉलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मींस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance deposited when one column of charges, electrical charges भी आप लिख सकते हैं, when one column of charges passed through solution, ठीक है। जब आप सॉल्यूशन के थ्रू एक कूलम चार्जेस पास करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक। अब याद रखना ये जो कूलम जो है, ठीक है, एक कूलम जो है 1 कूलम किसके बराबर होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू, ठीक है, 1 एम्पायर करंट, ठीक, करंट को हम I से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एम्पायर करंट, ठीक है, इनटू 1 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर इसको मैं अलग कलर में लिखूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कूलम इज इक्वल टू, ठीक है, 1 कूलम चार्जेस आप कब कहेंगे, जब आप 1 एम्पायर करंट, 1 एम्पायर करंट जो है, 1 एम्पायर करंट 1 सेकंड के लिए सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे तो उसको हम बोलते हैं 1 कूलम, याद रखना। तो यहाँ पर हम Q के जगह जो है से फॉर एग्जांपल I इंटू टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कूलम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू करंट इन एम्पायर्स इनटू टाइम, ठीक है, तो इसके बराबर होता है। तो अगर आप यानी कि 1 एम्पायर करंट 1 सेकंड के लिए पास करेंगे तो वो हो गया 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम चार्जेस। 1 कूलम चार्जेस अगर है तो उस समय Z जो है वो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के बराबर होता है। तो इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पर जब आप सॉल्यूशन के थ्रू 1 कूलम चार्जेस पास करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस कंसेप्ट को और भी एलोबरेट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर आप किसी भी, ठीक है, से फॉर एग्जांपल सब्सटेंस की इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक, तो उस समय आपको वेट पता होना चाहिए और दूसरा आपने कितना कूलम ऑफ चार्जेस जो है सॉल्यूशन के थ्रू पास किया, तो Q का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, एक कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कंसेप्ट क्या है, देखो सपोज हमारे पास, ठीक है, सोडियम है, ठीक, सोडियम है और सोडियम आयन जो है रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रोड पे इसकी डिपोजिशन होगा जब आप इलेक्ट्रॉन यानी कि पास करेंगे तो यहाँ पे सोडियम सॉलिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट, ठीक है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मोल सोडियम आयन्स है, ठीक है, ये 1 मोल है हमारे पास, 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल सोडियम आयन जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है,
जब आप यानी कि सॉल्यूशन के थ्रू 1 मोल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पास करेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो उस समय आपको 1 मोल सोडियम मिलेंगे। 1 मोल सोडियम जो है 1 मोल सोडियम इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस कितना होगा वो हमको पता करना है। ठीक है, कितना कूलम ऑफ चार्जेस होगा। तो उसके लिए हमको एक चीज़ पता है, एक यानी कि से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऑफ चार्जेस होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। ध्यान से देखो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम ऑफ चार्जेस होता है। तो अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में एवोगैड्रो नंबर के बराबर का इलेक्ट्रॉन होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना कूलम ऑफ चार्जेस होगा, तो वो बराबर हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट और ऊपर जाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम ऑफ चार्जेस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऑफ चार्जेस आएंगे वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 10⁻23 है, यहाँ पे 10⁻⁻19 है, बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो 10⁻, यहाँ पे 4 रहेंगे इंटू 6.022 और 1.6 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा 9.635। ठीक है, 9.635 इंटू 10⁻⁴ यानी कि कॉलम आएंगे। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻⁴ से इस 9.635 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96352 कूलम के बराबर आएंगे। ठीक है, इसके बराबर आएंगे। तो इसी को हम बुक में क्या करते हैं, देखो बुक में लिखा रहता है, इसी यानी कि वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेते हैं 96500 कूलम के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको पता चला 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर 1 mole electrons means 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना कूलम ऑफ चार्जेस होता है, दैट इज 96500 कूलम चार्जेस होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को याद रखना है। कैसे निकाला मैंने अभी बताया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं एस्टेरिस्क लगाता हूँ। ठीक, अच्छा, अब ये हो गया। ठीक, नाउ यहाँ पर, ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो जैसे वेट निकालना है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सोडियम है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल लिया था। ठीक है, सोडियम ले लो, सोडियम, कोई भी मेटल्स आयंस आप ले सकते हैं, जैसे सोडियम के अलावा भी आप मैग्नीशियम ले सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पोटेशियम का एग्जांपल लेंगे तो पोटेशियम है आपके पास +1, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन से लेंगे। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कैथोड पे इसकी डिपोजिशन होगा, रिडक्शन होगा, पोटेशियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ यहाँ से मिला, ठीक है, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्जेस होता है, अभी हमने पता किया था 96500 कूलम। ठीक है, इसका मतलब है 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर आप सॉल्यूशन के थ्रू यानी कि फ्लो करते हैं तो उस समय आपको 1 मोल यानी कि से फॉर एग्जांपल क्या मिलता है, आपको पोटेशियम यानी कि मिलेंगे। तो हमको कैलकुलेट करना है किसके लिए, 1 कूलम, क्योंकि एक यानी कि जब Q जो है यहाँ पर इस यानी कि इक्वेशन में इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट इज Q जो है 1 कॉलम होता है, 1 कॉलम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वेट ऑफ सब्सटेंस के बराबर होता है। ठीक, तो हमको 1 कूलम के लिए क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 96500 कॉलम पर जो कॉलम जो है, ठीक है, इतने यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे यानी कि चार्जेस है।
तो 1 कॉलम पर, ठीक, यहाँ पर हम निकालते हैं, ठीक है, एक यानी कि कॉलम से देखो 96500 कॉलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन के थ्रू। तो 1 मोल यहाँ पर सोडियम, ठीक है, 1 मोल आपको सॉरी 1 मोल पोटेशियम, यहाँ पर हम पोटेशियम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मोल पोटेशियम आपको मिल रहा है 96500 कॉलम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करेंगे तो कितना डिपोजिशन होगा, तो वो बराबर हो जाएंगे बेटा, ठीक है, कूलम नीचे जाएगा 96500, ठीक है, कूलम, ठीक, और यहाँ पर ऊपर आएंगे डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो ऊपर आएंगे यहाँ पे से फॉर एग्जांपल 1 मोल 1 मोल पोटेशियम आएंगे, ठीक है, 1 मोल क्या आएंगे, पोटेशियम। तो ये 1 कूलम, यही अगर आप 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, Z जो है, Z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 मोल पोटेशियम का वेट कितना होगा, 1 मोल पोटेशियम का वेट, तो ये इसकी ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो 1 मोल पोटेशियम हैज मास इक्वल टू, ठीक है, 39 ग्राम्स होता है। तो यहाँ पे 1 कूलम इज इक्वल टू क्या आएगा, 39 ग्राम डिवाइडेड बाय 96500 कूलम, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या आएंगे, 1 लिखे तो यहाँ पर हम इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 क्या है, ये n फैक्टर्स है, ठीक, ये यहाँ से आपको समझ आएंगे। देखो अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, ठीक है, या मैग्नीशियम है, ठीक, मैग्नीशियम Mg+2, ठीक, यहाँ से आपको समझ आएंगे Mg+2 जो है 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन लेता है और ये रिड्यूस होता है जब अगर आप 2 मोल यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है सोल्यूशन के थ्रू फ्लो करेंगे, ठीक है, 2 मोल यानी कि कॉलम चार्जेस अगर आप सोल्यूशन के थ्रू पास करेंगे तो आपको 1 मोल मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, देखो, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस कितना होता है, 96500 कूलम ऑफ चार्जेस। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने हो जाएंगे, 2 × 96500 कूलम हो जाएंगे। और इतना इलेक्ट्रिसिटी 2 × 96500 कॉलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपको कितना मैग्नीशियम मिल रहा है, 1 मोल मैग्नीशियम। तो 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 ग्राम। तो हमको 1 कूलम के लिए देखना है, तो 1 कूलम अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और जो वेट बनता है इलेक्ट्रोड पर उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पर कितना आएंगे, 24 ग्राम डिवाइडेड बाय 96500 कॉलम और इनटू क्या लिखा है हमने, 2, ठीक है। 2 क्या है यहाँ पर, 2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसी को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं इसको, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर पे, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम के केसेस में एन फैक्टर जो है, आयंस के केसेस में एन फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी होता है। एन फैक्टर पे मैं एक पूरा अलग सा वीडियो लेसन्स आप लोगों को बना दूंगा, वहाँ पे पूरा यानी कि पूरे वीडियो लेसन्स में एन फैक्टर के कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी इतना याद रखना है, आयन के केसेस में एन फैक्टर उसके वैलेंसी के बराबर होता है। अगर मैं कहूँ कि Na+ के एन फैक्टर कितने हैं तो यहाँ पे 1, ठीक है, क्योंकि +1 चार्जेस है। अगर मैं कहूँ Mg+2 के एन फैक्टर कितने हैं तो यहाँ पे 2, Al+3 के एन फैक्टर कितने हैं तो 3, ठीक है। तो यहाँ पर एन फैक्टर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर मैग्नीशियम आयंस, ठीक। तो इसी तरह हम किसी भी यानी कि आयंस के लिए, किसी भी मेटल से यानी कि एटम के लिए जो कैथोड पे रिड्यूस होकर डिपोजिशन हो रहा हो, उसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी वेट ऑफ एटॉमिक मास आ रहा है, यहाँ पर भी एटॉमिक मास आ रहा है
और 9.6500 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है। इनटू हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था पोटेशियम की केसेस में, तो यहाँ पे n फैक्टर हमने 1 रखा, वैलेंसी से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पर ओवरऑल यानी कि फार्मूला जो है Z का क्या हो जाएंगे, देखो Z इज इक्वल टू, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट या मूलर मास भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, मूलर मास और एटॉमिक मास, ठीक है, मॉलिक्यूल है तो मूलर मास ले लो, एटम है तो एटॉमिक मास, ठीक। तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर जो है क्या लिखेंगे, एन फैक्टर की जगह वैलेंसी इनटू क्या आएंगे 96500 कूलम। तो इस फार्मूले से आप किसी भी मेटल एटम के लिए क्या लिख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फार्मूला ये हुआ, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, ठीक है, और इसको कॉपी पे साथ में लिखो, कॉपी पर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, या एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर मास कोई भी एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हमको पता है मूलर मास, याद रखना मूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर आयन के केसेस में, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास कहते हैं। सॉल्यूशन में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया था आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में। तो इक्विवेलेंट वेट में हम क्या करते हैं, आयंस की अगर आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने हैं तो मूलर मास को एन फैक्टर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एन फैक्टर क्या होगा, वैलेंसी। तो इसीलिए मूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर देखो मूलर मास, ठीक है, मूलर मास और एन फैक्टर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन इक्विवेलेंट मास को लेके आते हैं, तो यहाँ से Z इज इक्वल टू हो जाएंगे, ठीक है, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे, 96500 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा मॉडिफाई किया ऊपर वाले फार्मूले को हमने, ठीक है, ज़रा सा मॉडिफाई करके हमने लिखा, एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मूलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमको अकॉर्डिंग टू यानी कि से फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ, जो वेट है, वेट मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। कब होता है, जब कूलम ऑफ, ठीक है, जो Q जो है वो 1 कूलम ऑफ चार्जेस के बराबर हो, मीन सॉल्यूशन के थ्रू 1 कूलम ऑफ चार्जेस पास करते हैं ना, तो उस समय वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो बराबर हो जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। अब यहाँ पे हम वेट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, Z के जगह जो है इस वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ से आप वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेट क्या हो जाएंगे, देखो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आएंगे मूलर मास या एटॉमिक मास लिखो, ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मूलर मास, ठीक। मूलर मास आप लिखेंगे, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या है, देखो डिवाइडेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्जेस अगर आप पास करते हैं, ठीक है, तो उस समय फार्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आएंगे डिवाइडेड बाय, ठीक, यहाँ पर आएगा एन फैक्टर, ठीक है, इनटू क्या आएंगे 96500 कूलम। तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 1 कूलम के लिए था, अगर आप यहाँ पे Q को भी रखेंगे, जैसे आपको पता है, ठीक है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू Q होता है, ठीक है, ये फैराडे फर्स्ट लॉ है, ठीक। तो अगर आप Q कूलम ऑफ चार्जेस यानी कि पास करते हैं, तो उस समय यहाँ पे इसको Q कूलम ऑफ चार्जेस के साथ क्या करने हैं, आपको मल्टीप्लाई करने हैं। 1 कूलम के लिए यहाँ पर Q को हटा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमको और एक चीज़ पता है, यहाँ पे कूलम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू करंट इनटू क्या होता है, टाइम, कितना एम्पायर करंट कितने टाइम के लिए सॉल्यूशन के थ्रू आप पास करते हैं।
उसको हम क्या बोलते हैं, Q, ठीक है। तो यहाँ पे हम I इंटू टी भी पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो वेट इज इक्वल टू मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम, ठीक, ये हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर n फैक्टर इंटू क्या आएंगे, n फैक्टर इंटू 96500 कॉलम आएंगे। तो यहाँ से आप इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, क्यू कॉलम ऑफ चार्जेस पास करने से, ठीक है, या कुछ करंट ऑफ एम्पायर्स जो है आप सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस समय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ के, और ये सारे फार्मूले जो हैं आपको याद रखने हैं, ठीक। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर के जगह इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास लिखेंगे तो W क्या बन जाएगा, देखो, ठीक। तो यहाँ पर उस समय वेट जो है, देखो यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इनटू क्या आएंगे, करंट इनटू टाइम, ठीक। और इसको डिवाइड करने हैं कितने से, 96500 से, ठीक है, 96500। तो ये फार्मूला भी है, इक्विवेलेंट मास दिया है तब भी आप कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था से फॉर एग्जांपल फैराडे फर्स्ट लॉ, और ये सारे फार्मूला जो है जो मैंने दिया वो सारे याद रखना है। और इसमें से ये भी याद रखना है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो है कितना यानी कि कूलम ऑफ चार्जेस होता है, ये याद रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है कैलकुलेट करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी मैंने आइडिया दिया है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, मोलर मास, एटॉमिक मास, n फैक्टर, बस ये सब पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए। या डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी भी आयन्स में n फैक्टर जो है वो उसकी वैलेंसी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम फैराडे सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।